हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पार्ट को जो हमने आपके साथ छोड़ा था। हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया थे 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 में ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक बीच में रुक गया था, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट स्टेप बचा है फॉर्मेशन में। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात अगर हम करें तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है लेना। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर इस सर्टिफिकेट को नहीं लेगी तो वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन नहीं दिया है हमारे कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस स्टेप को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर लेते हैं, आपको जो अमाउंट रिसीव होना होता है वो अमाउंट रिसीव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं अलोंग विद सर्टेन डिक्लेरेशंस। वो डिक्लेरेशंस देने के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करता है, एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है कि सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं आपने अगर पूरी कर ली हैं, तो फाइनली रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इश्यू कर देगा और उसके बाद एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो आइए इसी प्रोसेस को जो मैंने समराइज बताया हम एक बार डिटेल आउट कर लेते हैं कि क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी कि जैसे ही आप अपनी सिक्योरिटीज को जो है शेयर्स वगैरह जो इश्यू करने हैं आपने उन्हें इश्यू कर दिया, जो अमाउंट्स आपको रिसीव होने हैं वो रिसीव हो चुके, तो फिर कंपनी जो है वो अप्लाई करती है आरओसी को। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वो अप्लाई करती है, यानी एप्लीकेशन देती है। इस एप्लीकेशन किस चीज के लिए देती है? एप्लीकेशन फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कमेंस करने के जो सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए वो एप्लीकेशन देती है। अब इस एप्लीकेशन में कुछ डिक्लेरेशंस लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वन बाय वन उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं अलोंग विद द एप्लीकेशन। पहला डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन दैट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिसीव्ड। कि जो हमारे शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लिए गए हैं, लोगों ने उन्हें ले लिया है, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट था वो भी हमें रिसीव हो गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी वो भी मिल चुकी। दो ये पॉइंट अभी नए कंपनीज एक्ट में इतना रेलेवेंट नहीं रखता, इसके रिलेशन में कोई बात नहीं कही गई है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आइए इसके बाद इस डिक्लेरेशन के बाद पहला डिक्लेरेशन हो गया कि शेयर सब्सक्राइब हो गए, मिनिमम एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। दूसरी डिक्लेरेशन दी जाती है जी कि हमारे अगर कोई डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर कोई क्वालिफिकेशन शेयर लिए हैं तो उन्होंने जो पैसा देना था अपने शेयर्स पर एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का जो पैसा देना था वो उन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया है। देखिए, पहले डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने होते थे, आज के समय अगेन मैं कह रहा हूं इसका रेलेवेंस नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे नए कंपनी एक्ट में हटा दिया गया है। ठीक है, बट आपके बुक में ये प्रोसेस है तो मैंने बता दिया, इसे लिख दिया, बट अगेन मैंने बार ये भी बता दिया कि अब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता नए कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो नए कंपनीज एक्ट में क्या होगा, ये वाला डिक्लेरेशन नहीं आएगा। ठीक है, देन थर्ड डिक्लेरेशन किस चीज का जाता है? थर्ड डिक्लेरेशन जाता है कि अगर किसी को शेयर्स वगैरह इशू नहीं हुए हैं, सिक्योरिटीज इशू नहीं है, तो अगर इशू नहीं हुए तो उन्होंने पैसा तो दिया होगा कंपनी को अप्लाई करते समय। शेयर के लिए किसी ने सिक्योरिटी के लिए अगर अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद अगर कंपनी ने उसे शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू नहीं किए हैं तो उसका कोई पैसा कंपनी के पास तो पेंडिंग नहीं है रिफंड करने के लिए। यानी रिफंड वगैरह कुछ करना था अगर किसी इंडिविजुअल का तो हम वो रिफंड कर चुके हैं। ये भी डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी को। देन एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कंबाइंड डिक्लेरेशन, कंसोलिडेटेड डिक्लेरेशन, कि जो भी कंप्लायंस थे, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थे कंपनी की बिहाफ पर वो सारे पूरे किए जा चुके हैं। ठीक है, और इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं डायरेक्टर्स,
ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हेड है तो वो साइन कर देगा, या फिर कोई भी डायरेक्टर साइन करेंगे, और हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, वो साइन करेंगे। तो दो लोग इसे साइन करते हैं, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमने सारी पूरी कर ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दिए हैं। फाइनली these documents are received by the ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है, एंड वंस ही इज सेटिस्फाइड, और अगर वो संतुष्ट है उन सब चीजों से, उसे लगता है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, देन फाइनली the registrar issues certificate of incorporation, certificate to commence business to the company। और ये मैंने तो पहले बताया था, ये पब्लिक कंपनी के लिए ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है उसके बाद पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे अपने, ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिजनेस स्टडीज में आपके यहाँ पर, और चैप्टर हमारा कौन सा है, ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं आपके साथ, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम आए थे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेशन में जो काम आते हैं उन्हें वन बाय वन हमें थोड़ा स्टडी करना है। तो आइए देखें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के समय कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं फॉर्मेशन के समय। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम MOA के नाम से जानते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो हमारा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम इन शॉर्ट AOA के नाम से जानते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट तो ये हो गए, एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस। इन तीनों के नाम आपके पास पीछे आए होंगे, हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का नाम पीछे ना आया हो, ठीक है। अगर हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के समराइज में बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सुनिए ध्यान से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डील करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स से लेकर, ठीक है। कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी की क्या लिमिटेशंस हैं, कंपनी की क्या पावर्स हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। यानी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जब कंपनी डील करेगी तो उसके पास क्या क्या अपनी पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो क्या क्या काम कर सकती है, नहीं कर सकती कंपनी, वो सारी बात यहाँ लिखी होती है। देन अनदर डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डील करता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इनसाइड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके से मैनेज होगा एक कंपनी का, वो सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। देन हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स, ठीक है। तो जब भी कंपनी को अपने शेयर से सिक्योरिटीज इशू करने होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल्स दी जाती है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ओवरऑल कंपनी की सारी डिटेल, कंपनी जो आपसे पैसा लेगी, कहाँ लगाएगी, XYZ सब कुछ, यानी एक डिटेल आउटले दिया जाता है कंपनी का। आपको एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से एक बुकलेट है जिसमें कंपनी का A to Z सारी बातें बताई जाती हैं। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो आपसे पैसा लिया जा रहा है उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इसे बनाया जाता है। तीनों को ही इसी तरीके से बनाया जाता है, जो लॉ ने कहा है, कंपनीज एक्ट हमारा कहता है, अकॉर्डिंगली हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। तो आइए इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना शुरू करें। सबसे पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर आप बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। क्यों प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, क्यों मेन डॉक्यूमेंट है? क्योंकि इसमें कंपनी की पावर्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है।
तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी को रेफर करते हैं वो लोग। कल को अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को इस कंपनी के साथ काम करना है, तो क्या ये कंपनी, जो हम करंट कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या दूसरी कंपनी इसके साथ किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारी बातें हम उसके मेमोरेंडम से देख सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी के मेमोरेंडम में ये बातें लिखी होंगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, जितनी भी कंपनी की पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहाँ लिखे होते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। थर्ड, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, भाई जो काम नहीं कर सकती कंपनी, वो कंपनी के लिए लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट नेम इज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, यानी जो बाहर वालों का जो मैनेजमेंट होना है, किस तरीके से बाहर की चीजें किस तरीके से मैनेज होंगी आउटसाइड वर्ल्ड की, वो सारी बातें हमारे इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। देन लेट्स कम टू डिटेलिंग ऑफ द एमओए, यानी कंटेंट ऑफ एमओए क्या है, एमओए के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें वन बाय वन एक बार डिस्कस कर ले हम लोग। आइए जी, देखिए जो हमारा एमओए है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके 6 क्लॉज है। ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है आज के समय, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात आती है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनीज एक्ट जो 2013 आया है, उसमें इसके रिलेशन में कोई पॉइंट नहीं है, फ्यूचर में कभी आ जाए तो बात अलग है, आज के समय नहीं है। ठीक है, हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात जरूर आती है, वो एग्जिस्ट करता है, बट क्वालिफिकेशन शेयर की बात नहीं आती। क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में इसको रिलेशन में कंटेंट था। देन सबसे पहले है नेम क्लोज। नेम क्लोज आपको बताया है हमने फॉर्मेशन के समय कि कंपनी को, जब एक कंपनी फॉर्म होती है, प्रमोशन के समय उसको नेम अप्रूवल कराना होता है, तो नेम अप्रूवल के में कंपनी का क्या किस तरीके से नाम रखा जाएगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, नेम क्लोज में, अब नेम क्लोज में कंपनी का नाम दिया होता है। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी है देन इट विल एंड विद लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है देन इट विल एंड विद लिमिटेड ओनली। ठीक है, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां अलग तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो नेम क्लोज में कंपनी का नाम बताया जाता है। इस कल को अगर कंपनी नाम अपना चेंज करना चाहती है तो चेंज कर सकती है नाम विद पासिंग ए रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है कोई इशू नहीं है, मेमोरेंडम में चेंजेस आ सकते हैं विद अप्रूवल्स, विद पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, एक तरीके से आप सबसे सहमति लेंगे, कंसेंट लेंगे अपने शेयर होल्डर्स से, और इसमें लगभग जो भी चीजें हैं शेयर होल्डर्स की परमिशन से ही बदल सकते हैं, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है सिचुएशन डॉक्यूमेंट, सॉरी सिचुएशन क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर हमारा कंपनी का जो सिचुएशन है, जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है, वो बताया जाता है। ठीक है, इसे कल को हम रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, विद पासिंग ए रेजोल्यूशन आप वो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अपना सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन क्लोज या डोमिसाइल क्लोज में मैंने बताया आपको कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस आता है। देन थर्ड वी हैव इज ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंपनी क्या क्या काम करेगी, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, वो कहाँ लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर लिखे होते हैं। इसे भी चेंज किया जा सकता है, मैंने बताया। ठीक है, देन लायबिलिटी क्लोज, जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, क्या उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लायबिलिटी बाय लिमिटेड बाय गारंटी होगी, तो किस कैसी लायबिलिटी होगी वो बताया जाता है हमारे लायबिलिटी क्लॉज में। ठीक है, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन वी हैव इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बताया जाता है कि कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है,
नॉमिनल कैपिटल है वो कितनी होगी जब कंपनी बनी है, तो बाद में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो चेंज के साथ कितनी कैपिटल है वो आप कैपिटल क्लॉज से देख सकते हैं कंपनी के। यानी अगर आपको कोई चीज जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीजिए और उसमें आप पढ़कर समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। कंपनी का नाम जानना चाहते हैं, रियल नेम क्या है, तो एमओए देखो, वहां पता लग जाएगा। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके आप सिचुएशन क्लॉज में जाकर देख सकते हैं। कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं कि आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर, पर्टिकुलर बिजनेस आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जाके देख सकते हो। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा बिजनेस और आपने कर लिया तो कंपनी को इससे कल को नुकसान होता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है, वो कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। देन लायबिलिटी क्लोज मैंने बताया आपको कि हमारे जो मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, यहाँ लिखी होती है। कैपिटल क्लोज में बताया कि रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होगी। एंड द लास्ट 6 मैंने कहा बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है आज के समय, 2 हमारी बुक्स में हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन क्लोज में लिखा जाता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, वो कितने हैं, ठीक है, कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके रिलेशन में डिटेल आती है और इसको बदला नहीं जाता क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स आते हैं हमारे, ठीक है, सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम जिन्हें बोलते हैं, वो एक ही बार आते हैं, उसके बार बार उसमें चेंजेस नहीं आते, तो इस क्लोज को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। बट ये पॉइंट आज के समय रेलेवेंट भी नहीं है। तो ये हुआ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की और फिर प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे आपके साथ, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसके बारे में डिटेल, और ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आपकी बुक्स में मिल जाएगी। मैंने समराइज्ड में आपको जो क्रक्स था वो बताया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी वहां कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट आपको लगे जो समझ नहीं आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। हाँ जी, तो लास्ट हमने आपके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस किया कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड उसकी कंटेंट्स क्या हैं। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंटेंट क्या क्या होता है और इसके और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। Articles of Association is a document which contains rules and regulations for internal management of company। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो होना है कंपनी का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे होंगे जी, वो लिखे होंगे हमारे आर्टिकल्स में। यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना, और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड सारी चीजें लिखी जाती हैं कहां पर, आर्टिकल्स में, ठीक है। देन आर्टिकल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, दे डिफाइन पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ आर एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी, ये बात भी कहां लिखी गई है, ये बात भी लिखी जाती है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। देन कंपनी हैज अ ऑप्शन। अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो अपने खुद के आर्टिकल्स बना ले, ठीक है, यानी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, या फिर अगर कोई कंपनी कहती है नहीं हम खुद के नहीं बना रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम डिफॉल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ ने गाइडलाइंस दी हैं उन्हें फॉलो करेंगे, देन वी हैव एन ऑप्शन टेबल एफ। कंपनीज एक्ट में टेबल एफ है जिसके अंदर 99 सेट ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। उन आर्टिकल्स में से कंपनी कोई भी एक सेट चूज कर सकती है और उसे फॉलो कर सकती है। चाहे तो कोई अल्टरेशंस कर सकती है, जैसे अल्टर किया उसने उसको, तो आप कहेंगे जो अल्टरेशन हुआ है इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने अपने आर्टिकल्स बना लिए हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। या तो कोई आप एग्जैक्ट
कोई सेट यूज कर ले टेबल एफ में से या अपने आर्टिकल्स बना लें, कर सकते हैं आप ऐसा। ठीक है ना, यही चीज हमने लिखी है यहाँ पर कि जो कंपनी है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो प्रिपेयर करे अपने खुद के आर्टिकल्स, या अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते देन दे कैन ऑप्ट फॉर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, और वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, ऐसा किया जा सकता है। देन अनदर थिंग इज, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इन्हें कुछ और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हम बायलॉज कहते हैं या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको याद हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एक और नाम से जानते थे, एंड दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटसाइड मैनेजमेंट। बाहर वालों के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे काम होगा, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनली कैसे काम होना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, उसके बारे में हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। एक इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है जो याद रखनी है, देखिए हमारे आर्टिकल्स ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते जो वायलेट करता हो, जो कि अगेंस्ट हो लॉ के। ठीक है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। ठीक है, दैट विल प्रिवेल ऑलवेज। ठीक है, हाँ, लॉ की गाइडलाइंस के अंडर आप कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन let's come to the next point, and next point is content of articles of association. in general articles of association में किस तरह की चीजें लिखी होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है उसका, वो हम बात करेंगे आपके साथ। तो देखिए जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट की बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट और भी हैं, मैं स्पेस कम होने के कारण लिख नहीं पाया, मैं आपके साथ अभी आगे लिखकर उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला पार्ट है, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस। जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट कितना होगा, डिफरेंट क्लासेस जो है, कौन कौन सी क्लासेस यानी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी जो शेयर की, तो कैसे होंगी, कितनी होंगी, सारी डिटेल यहाँ कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो अब डिफरेंट कैटेगरीज आ गए शेयर होल्डर्स के, तो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके राइट्स क्या होंगे। जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, ये भी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। The next we have is procedure for allotment of shares. कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाएंगे, वो पूरा प्रोसीजर अलॉटमेंट का यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से, आपने कंपनी के शेयर लेने हैं, आपने अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट आपको कैसे किस तरीके से होगा वो आप देखना चाहें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रीड कर सकते हैं उस कंपनी के। देन अलॉटमेंट के प्रोसीजर के बाद आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपको जब शेयर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी कहां लिखा जाएगा, वो भी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा। इसके बाद आती है बात ट्रांसफर की। अब आपको शेयर्स मिल गए हैं, अब अगर आप चाहते हैं अपने शेयर्स को और किसी को ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर करने के लिए कंपनी के क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको मिलेंगे यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है भाई, ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, वो आपको बताएगा आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी इंटरनली मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अवेलेबल है। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर क्या होता है शेयर का, लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है जी, आपने अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दी। ठीक है, फिर आपको शेयर अलॉट भी हो गए। अलॉटमेंट के बाद आपको पता है कंपनी कई बार पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती, जो शेयर, एक शेयर के ऊपर जो पैसा बनता है उसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने कुछ इंस्टॉलमेंट, लास्ट की इंस्टॉलमेंट या बची हुई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो आपका शेयर कंपनी आपसे छीन लेती है, फॉरफीट कर लेती है। ठीक है, तो वो फॉरफीचर जो होगा वो
किस तरीके से होगा, शेयर होल्डर जो है उसे नोटिस दिए जाएंगे, कितने दिन का नोटिस होगा एटसेट्रा, ये लॉ में भी लिखा है और आप भी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो फॉरफीचर कैसे होगा शेयर का, क्या प्रोसीजर होगा फॉरफीचर करने का, ये भी आप बताएंगे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। देन री इशू, जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को तो पैसा चाहिए, उस फॉरफिटेड शेयर को जो कैंसिल कर दिया कंपनी ने एक शेयर होल्डर से लेके, वो कंपनी किसी और शेयर होल्डर को देगी। ठीक है, जब दूसरे शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो शेयर, तो वो कहलाता है री इशू, क्योंकि एक बार इशू हुआ था, उस समय कैंसिल हुआ, अब दोबारा इशू किया जा रहा है, इसलिए नाम पड़ गया री इशू। तो री इशू जब शेयर किया जाएगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आप कहां मिलेगा, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स। आपकी जो मीटिंग्स होंगी, आपके शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, आपके डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, आपके बाकी मैनेजर्स वगैरह की जो भी मीटिंग होगी, वो किस तरीके से कंडक्ट की जाएंगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वोटिंग कैसे होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, वो सारे प्रोसीजर्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। यानी आपकी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा, वो गाइडलाइंस यहां पर आ रही हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 13-14 पॉइंट हैं इसके, उन्हें भी डिस्कस करना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आर्टिकल्स को अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो कैसे अल्टर कर सकते हैं, वो भी हमें डिस्कस करना है। तो आप एक काम कीजिए, इस पार्ट को लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। इसके आगे के पॉइंट और जो कंटेंट हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए 9th कंटेंट को पढ़ें, 9th पॉइंट को अगर रीड करें, देन इट सेज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, और साथ में अगर किसी डायरेक्टर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये भी कहां लिखा जाता है, हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इन कंप्लायंस, वो इन कंफर्मेशन टू द लॉ होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के लिए भी लॉ में गाइडलाइंस दी गई हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डायरेक्टर्स का रिमूवल कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो आपको लॉ को ध्यान में रखने के साथ आर्टिकल्स बनाने हैं। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज हैं, पावर की बात आती है, रेम्युनरेशन की बात आती है। तो डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या उनकी पावर्स होंगी, और उन्हें जो रेम्युनरेशन है मिलनी है, उन्हें जो कंपनसेशन मिलना है, सैलरी मिलने हैं, अलाउंसेस मिलने हैं। ठीक है, सिटिंग फीस वगैरह जो होगी, बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करने की जो फीस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी आपको। देन प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा डिक्लेयर, डायरेक्टर्स क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे डिविडेंड को डिक्लेयर करते समय, और उसका पेमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी कहां लिखा जाएगा, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब क्लोजर की बात आती है, यानी अगर कंपनी को बंद किया जाएगा तो बंद करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वो भी हम कहां लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे, वहां आप इसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर रिगार्डिंग मेंटेनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करेगा, ठीक है, उस पर साइनिंग वगैरह कौन करेगा, ये सारी बातें, और कंपनी का जो ऑडिट है वो कैसे होगा, तो वो सारी बातें भी आपके यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट
सील ऑफ कंपनी। सील ऑफ कंपनी क्या है जी, मैंने आपको बताया था कॉमन सील होती है कंपनी की, तो वो कॉमन सील कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, ठीक है, उसके बारे में भी बातें कहाँ की जाती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में की जाती हैं। तो आप किसी इनको और डिटेल में जाना चाहते हैं इन पॉइंट्स में, तो किसी कंपनी के आर्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी के देखना जहाँ डिटेल में आपको सारी बातें मिल जाएं, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं आपके साथ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर, वो है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी आप अपने आर्टिकल्स को बदलना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। यू कैन ऑलवेज चेंज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस है, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा while altering और changing articles of association। आइए वन बाय वन उन चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, then we said that you can change the articles or alter the articles by passing a स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। नॉर्मल रेजोल्यूशन की बात करें, अभी आपने पढ़ा नहीं है, दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं हमारे, ठीक है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन 2/3 वोटिंग चाहिए होती है आपको, आप कह सकते हैं कि लगभग 67% के आसपास वोटिंग आपको चाहिए होती है, ठीक है, अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो, ठीक है। तो पहले तो इसे चेंज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, आर्टिकल्स को, बट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अब चेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला, दैट आर्टिकल्स में जो अल्टरेशन आ रहा है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। यानी जो चीजें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हैं और कंपनीज एक्ट में लिखी हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, ठीक है, अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता वो, ठीक है। दूसरी बात, जो चेंज लेकर आएंगे, इट शुड नॉट बी, यहां पर एक वर्ड मिस हो गया, इट शुड नॉट, यहां पर वर्ड लगाइएगा नॉट, इट शुड नॉट बी कंसीडर एज अ ब्रीच, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, ठीक है। वैसे तो आउटसाइडर्स के साथ आर्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट कहीं ऐसा ना हो जब आप आर्टिकल्स में चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण आपका किसी आउटसाइड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका आप उसे एक ब्रीच करें, उसे तोड़ दे, ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशन ना आ जाए। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम आर्टिकल्स में चेंज करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, it should not result in increase in liability of members। आपको पता है liability of members कहाँ दी जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास क्लोज है लायबिलिटी क्लोज, वहां बताई जाती है लायबिलिटी मेंबर्स की कितनी होगी। तो अगर आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं जिसके कारण लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी शेयर होल्डर्स की, तो वो भी आप, या फिर मेंबर्स, शेयर होल्डर बोल लीजिए, मेंबर्स बोल लीजिए, लगभग एक ही बात है, कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते अगर आपके चेंज के कारण, अल्टरेशन के कारण लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है और आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो भी आप नहीं कर सकते प्रायर अप्रूवल। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लो, बट उसके साथ में आपको एक प्री अप्रूवल यानी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिलेशन में, इन्हें आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ही बचा एक प्रोस्पेक्टस, और एक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। यानी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें हमें डिस्कस करना है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।